पिंकी ने अपनी जेठानी सुमन से कहा, दीदी मैं अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ। अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो आपकी मेहरबानी होगी। उसका इतना कहना हुआ कि उसकी जेठानी सुमन तंज कसते हुए बोली, तेरी औकात है कि तुम अपनी बेटियों को पढ़ा सके? अरे तुम दोनों माँ बेटियों के हाथ में तो झाड़ू ही अच्छी लगती है। ये सुन पिंकी की आंखें भर आई तो वो खामोश होकर अपने काम में लग गई। सुबह सवेरे पिंकी अपनी जेठानी के घर जाती और घर के सारे काम नौकरानियों की तरह करती। उसकी जेठानी हर छोटे मोटे काम अपनी देवरानी से ही करवाती थी। पिंकी तो जैसे अपनी जेठानी की नौकरानी बनकर ही इस घर में आई हो। पिंकी के जेठ यानी कि सुमन के पति सुनील भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहते। उन्हें लगता था कि ये घर की औरतों का मामला है, या फिर वो अपनी पत्नी के मैटर में बोलना ही नहीं चाहते थे। लेकिन सुमन की बेटी रिंकू अपनी चाची के साथ हो रहे अन्याय को अच्छे से जानती थी। उसे अपनी चाची पर बहुत दया आती थी। एक बार उसने अपनी चाची से कहा, चाची आप किसी और घर में काम क्यों नहीं कर लेती, वहाँ शायद आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएं। तो पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी मुझे यहाँ काम करने की आदत पड़ गई है, किसी और जगह जाना मुश्किल लगता है। रिंकू चाची की परिस्थिति समझ रही थी। वो जानती थी कि चाची झूठ बोल रही हैं। सच कहूँ और तो वो मजबूर है, उनके पास कोई सहारा नहीं है। चाचा जी तो कब के इस दुनिया से जा चुके हैं। एक हादसे में उनकी ज़िंदगी ही ले ली और उसके बाद चाची उनके घर में कैद होकर रह गई। एक दिन रिंकू ने अपनी चाची को अपनी माँ के पैर दबाते हुए देखा। उसकी माँ उसे डांट रही थी कि हाथों में जान नहीं है क्या, जोर से दबा। रिंकू उस समय सिर्फ 10 साल की बच्ची थी, लेकिन बातें पूरी समझती थी। चाची इसी तरह उसकी माँ की डांट सुन सुनकर अपने काम पूरे करती रही। रिंकू की माँ सुमन को ऐसा लगता था कि वो जीत रही है। वो देवरानी को नीचा दिखाकर उनके बच्चों को उतरन पहनाकर उनसे काम लेकर अपनी शान बढ़ा रही हैं। लेकिन रिंकू के लिए वो जीत नहीं, एक हार थी, इंसानियत की हार। पिछली रात की बारिश के बाद पिंकी के कमरे की छत टपकने लगी थी। उसकी बेटी मानवी ने सारी रात में बाल्टी और पतीले रखकर पानी संभाला। सुबह होते ही सुमन ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो उन्हें उन पर थोड़ी भी दया नहीं आई, बल्कि वो उनकी परेशानी पर हंसने लगी। अपनी माँ को हंसते हुए देखकर रिंकू को समझ नहीं आया कि वो उनकी इस हालत पर हंस कैसे सकती है। उसकी चाची उस दिन भी समय से काम पर आई। उनके कपड़े बारिश में भीग चुके थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो सुमन ने दरवाज़ा खोलकर कहा, इस हालत में क्यों आई हो? घर की सफाई करोगी या सबको बीमार करोगी? सुन पिंकी ने धीरे से जवाब दिया, दीदी मैं सफाई जल्दी से ख़त्म करके मेरी बेटी मानवी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। रात भर बुखार से तप रही थी। इतना सुनते ही सुमन ने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुझे क्या लगता है कि यहाँ नौकरी करके दौलत समेट रही है? ये सुनकर पिंकी खामोश हो गई, जैसे उनके पास कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, दीदी थोड़े से पैसे तो दे दो, मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूँगी। 2-3 दिन बाद आपके पैसे वापस कर दूंगी। प्लीज़ दीदी, मेरी बेटी की जान का सवाल है। वो गिड़गिड़ाए जा रही थी, लेकिन सुमन पलट कर अंदर चली गई। रिंकू दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसकी चाची दरवाजे के बाहर नंगे पैर बारिश के पानी में खड़ी रही। कुछ देर बाद उसकी माँ सुमन ने 100 का नोट उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो, इन पैसों को मुझे वापस कर देना, वरना कल से यहाँ काम पर मत आना, भिखारी कहीं की। रोज मांगने आ जाती है। बड़बड़ाते हुए वो अंदर चली गई। तभी रिंकू भागकर अंदर गई और अपनी माँ से बोली, माँ चाची सिर्फ हमारे घर में ही काम क्यों करती हैं? वो किसी और के घर में भी तो काम कर सकती हैं ना, जहाँ उन्हें ज़्यादा पैसे मिल सकें। सुनकर सुमन ने घूर कर रिंकू की ओर देखा और कहने लगी, तुम्हें उस मनहूस की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? यहाँ तो उसे खाने को मिलता है, सर पर छत है और पुराने कपड़े भी उसे दे दिए जाते हैं। दूसरी जगह जाकर उसे इतना सब कुछ नहीं मिलेगा जितना हम देते हैं। ये सुनकर रिंकू चुप हो गई, लेकिन दिल में सवाल अभी भी बाकी था। अगर वो किसी और घर में काम करेगी तो शायद अपनी बेटी को समय पर दवाई दिला पाएगी, उसको पढ़ने के लिए किताबें मिल जाएंगी और चाची को बारिश में भीग कर यहाँ काम करने के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। अगले दिन दोपहर में पिंकी की बेटी मानवी उनके घर में काम कर ही रही थी। उस समय रिंकू आंगन में बैठकर किताबें पढ़ रही थी। मानवी की नज़र बार बार रिंकू की किताबों पर जा रही थी, तो रिंकू ने एक कॉपी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाहे तो तुम देख सकती हो। तो उसने कहा, दीदी मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? तो रिंकू कुछ कहती उससे पहले ही सुमन ने तेज आवाज़ दी, रिंकू अपना काम करो, हमें ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो।
इन दिनों माँ बेटियों से दूरी बनाए रखो, तो रिंकू कुछ नहीं बोली और खामोशी से अंदर चली गई। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये दूरी किस बात की थी। चाची तो हर रोज उनके घर साफ सफाई करती थी, सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ इतनी बेरहम क्यों है? इस बात से अनजान थी वो। एक दिन मौका देखकर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, चाची हमारे घर का बहुत काम करती हैं, लेकिन फिर भी माँ उसे पूरे दिन तंज कसती रहती हैं। आप माँ से कुछ कहते क्यों नहीं? तो सुनील ने कहा, बेटा, घर के मामले औरतें ही संभालती हैं, हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। पिता की बात सुनकर प्राची ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानती थी कि उसकी चाची सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ सह रही हैं। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन रिंकू के भाई सुमित का फोन आया। उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। ये खुशखबरी सुनकर तो रिंकू की माँ सुमन के पैर धरती पर नहीं टिक रहे थे। उन्होंने अपने पति सुनील से कहा, सुनिए जी, मैं वो कह रही थी कि हमारे बेटे की नौकरी लग गई है, वो अब कमाने लग गया है, तो हमें इस खुशी में एक पार्टी रखनी चाहिए जिसमें हम अपने सारे दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाएंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो सुनील कहने लगा, जैसा तुम ठीक समझो। पार्टी के इनविटेशन की शुरुआत हो गई। सुमन ने बाजार की तरफ जाते हुए अपनी बेटी रिंकू से कहा, रिंकू, अपनी चाची से कह देना घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई कर ले, कोई भी कमी बाकी नहीं रहनी चाहिए, कहीं पर भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। तो रिंकू के बोलने से पहले ही उसकी चाची काम में लग गई। उसने देखा कि वो सुबह से शाम तक घर के कोने कोने को साफ करने में बिजी थी। उनकी बेटी मानवी भी उनके साथ घर के कामों में हाथ बटा रही थी। सुमन ने दोपहर को बाजार से आने के बाद अपनी शॉपिंग किए वे सारे कपड़े दिखाए जिसमें वो बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ लेकर आई थी। रिंकू कुछ देर तक अपनी माँ की खुशी देखती रही, फिर उसकी नज़र आंगन में एक कोने में खड़ी अपनी चाची पर गई। उनके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे, उनके हाथ में झाड़ू थी और चेहरा उदास। ये देखकर रिंकू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी अगर कोई पुरानी साड़ी हो तो उसे निकाल दीजिए, चाची के कपड़े भी बहुत पुराने और फटे हुए हैं, कल पार्टी में वो भी कुछ अच्छा सा पहन लेंगी। उनकी हालत देखिए, कम से कम कल वो आपकी दी हुई साड़ी को पहनेंगी तो उन्हें भी खुशी नसीब होगी। बेटी के मुंह से इतना सुना कि सुमन भड़क उठी। क्या कहा तुमने? इस पिंकी को मैं अपने कपड़े दूं? तुम पर हमदर्दी का ज़्यादा ही भूत सवार नहीं हो गया है? तुम्हारी हमदर्दियां तो इन माँ बेटियों के लिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। किसी भीख मांगने वाली औरत को दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी इस चाची को कुछ नहीं दूंगी। इस औरत की मौजूदगी ही मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं होती है। खबरदार जो अगर तुमने इस बात को दोबारा कभी दोहराया। तो माँ की बात सुनकर रिंकू खामोश हो गई। उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो माँ के आगे कहाँ कुछ बोल सकती थी। रिंकू की चाची बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसीलिए अगले दिन प्रोग्राम के लिए भी उसकी माँ ने उसकी चाची के हाथ में खाने की लिस्ट पकड़ा दी, जिसमें बहुत सारी वैरायटियों का खाना बनाना था। पिंकी खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। उसने अपनी बेटी मानवी को भी सब्जी काटने में लगा दिया और बोली, 1 मिनट के लिए भी आराम करने के लिए मत बैठ जाना, बेटी, मेहमान आ रहे हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। चाची के मुंह से ये सुन रिंकू हैरानी से अपनी चाची की तरफ देखने लगी कि उसकी माँ का दिल जीतने के लिए तो वो क्या कुछ नहीं कर रही, और दूसरी तरफ उसकी माँ थी जो कभी भी उन पर तरस नहीं खाती थी। माँ की आवाज़ सुबह से शाम तक पूरे घर में गूंज रही थी। कभी वो किसी को कोई काम बता दें तो कभी कोई काम। रिंकू भी अपनी चाची और मानवी की मदद करने लगी तो उसकी माँ चिल्ला पड़ी, अरे तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है उनके साथ काम में हाथ बटाने की? इन लोगों को हमने इस घर में क्यों रखा हुआ है? इसीलिए ना कि ये हमारी नौकरानी बनकर रहें। तो फिर तुम मालकिन की बेटी होते हुए नौकरानियों जैसे काम क्यों कर रही हो? शाम तक तुम्हारे चेहरे पर थकान की लकीरें आ जाएंगी। जाओ, जाकर आराम करो। रात को जब मेहमान आ जाए तो अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना। और हाँ, कह देती हूँ फिर से, अगर तुमने इन दोनों माँ बेटियों की मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिंकू अपनी माँ की बात से डर गई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में तो चली गई थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपनी चाची और उनकी बेटी पर जा रहा था। थोड़ी देर बाद मानवी उसके कमरे में उसके लिए जूस लेकर आई और कहने लगी, दीदी, क्या आज हम भी आपके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं? तो रिंकू ने कहा, मैं इस बात से शायद तो नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग भी हमारे साथ बैठकर पेट भर के खाना खाओ। मैं कोशिश करूँगी माँ को बनाने की। उसकी बात सुनकर मानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब रिंकू शाम के टाइम नीचे उतर कर आई तो मानवी उसको देखकर अपनी माँ पिंकी से बोली कि माँ, रिंकू दीदी कह रही थी कि वो बड़ी माँ जी से कहकर कोशिश करेंगे कि हम भी मेहमानों के साथ बैठकर खाना खा सकें। ये सुनकर पिंकी ने उसे डांट कर चुप करा दिया कि चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो बेटा। तो मानवी ने कहा, माँ, मुझे क्यों डांट रही हो? दीदी ने मुझसे खुद कहा था। ये सुनकर रिंकू शर्मिंदा हो गई। उसने मानवी को धीरे से कहा, मानवी, माँ बहुत सख्त है, मैं तो तुमसे बस ऐसे ही कह रही थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ कभी भी तुम लोगों को मेहमानों के सामने बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सुनकर मानवी ने भोला चेहरा बनाते हुए कहा, अच्छा दीदी, वैसे मुझे पता था, लेकिन उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ बदलेगा। तभी पिंकी ने मानवी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन हकीकत को नज़रअंदाज मत किया करो।
आज सारे मेहमान तुम्हें नौकरानी की बेटी के तौर पर ही देखेंगे, लेकिन तुम बस ये याद रखना कि तुम किसी से कम नहीं हो। चाची के शब्द रिंकू के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे चाची ने खुद ही अपने आप को उनके घर के फंक्शन से निकाल कर अपनी बेटी के सपनों को बचाने की कोशिश की है। उनका हर इनकार खामोशी या फिर एक कुर्बानी हुआ करता था, जो किसी इनविटेशन का माहौल मोहताज नहीं था। इससे आगे कोई और बात होती है रिंकू के दिल को और तकलीफ पहुंचती। वो फौरन अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मैं अपनी चाची और उनकी बेटी को परेशान होते हुए देख रही हूँ, मगर फिर भी कुछ नहीं कर पा रही। शाम तक पूरा घर साफ सुथरा हो गया था। रिंकू की माँ सुमन भी अपनी नई साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपनी चूड़ियाँ संवार रही थी कि पीछे से पिंकी ने आकर बताया कि दीदी सारा खाना तैयार हो गया है। सारे काम हो गए तो सुमन ने आईने से नज़र हटाए बिना ही उनका जवाब दिया, ठीक है, और सुनो, मेहमानों के सामने किचन में ही रहना। बहुत बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तभी तुम्हें मैं सामने बुलाऊंगी, वरना बेवजह आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सारे मेहमान तुम्हें और तुम्हारी बेटी को देखकर वक्त से पहले ही भाग जाएंगे। जेठानी के मुंह से सुनकर पिंकी का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने कहा, अच्छा ठीक है दीदी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। 7 बजे तक मेहमान आने शुरू हो गए। बेचारी पिंकी ने इतने मेहमानों का खाना अकेले बनाया था। उनका शरीर थक कर चूर हो गया था। उनको देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत थकी हुई है। मानवी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सुमन सारे मेहमानों से खुशी खुशी मिल रही थी और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। वो सारे मेहमानों से बातचीत करने में बिजी थी, लेकिन उनकी बेटी रिंकू की नज़रें अभी भी अपनी चाची को तलाश रही थी, जो किचन में छुपकर खाना गर्म कर रही थी। उनके कपड़े भी सुबह से काम में लगे होने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। उनके माथे पर पसीने की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने मानवी को बुलाया, बेटा जल्दी जल्दी खाना डिश में रखो, थोड़ी देर में हमें खाना सर्व करना होगा, देर नहीं होनी चाहिए। तभी मानवी ने कहा, माँ आज हम बहुत थक गए हैं, अब तो शरीर में हिलने जुलने की जान भी नहीं बची है। मुझे तो थकान की वजह से भूख भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हम घर चलते हैं। ये सुनकर पिंकी कहने लगी, नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो हमने मेहमानों को खाना भी नहीं खिलाया, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? बेटा हिम्मत करो और काम करो, शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। माँ की बात सुनकर मानवी कहने लगी, माँ बड़ी माँ चाहती तो आज घर के कामकाज के लिए और भी नौकर बुला सकती थी, लेकिन उन्हें तो हमें तंग करना है। पता नहीं वो हमसे कौन सा बदला निकाल रही हैं। बेटी की बात सुनकर पिंकी की आंखें भर आई। रिंकू किचन के दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद सारे मेहमानों को खाना सर्व करने की बारी आई तो पिंकी और उसकी बेटी मानवी बाहर खाना लगाने के लिए गई तो सुमन की एक सहेली ने कहा, अरे सुमन, ये कौन भीख मांगने वाली औरत है? तुमने ये किसको बुला लिया है? तो सुमन ने हंसते हुए कहा, ये हमारे घर की नौकरानी है। तभी सुमन की दूसरी सहेली बोल उठी, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारी देवरानी भी तो है, तुम्हारे साथ ही रहती है, वो कहाँ है? अरे यही तो है हमारे घर की नौकरानी, इसकी औकात नहीं है इतनी कि ये मेरी देवरानी कहलाए। मैं तो इसे नौकरानी ही बनाकर रखती हूँ। सब लोगों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख पिंकी की आंखें भर आई, लेकिन फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। पिंकी के लिए ये दिन आम दिनों से अलग नहीं था, बस फर्क इतना था कि आज उसकी बेइज्जती बहुत सारे लोगों के बीच हो रही थी। सब लोग खाना खा रहे थे और खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी मौका देखकर रिंकू ने जल्दी से एक प्लेट ली, उसमें थोड़ा सा खाना लिया और मानवी के पास पहुंच गई। उसने कहा, तुम लोग काम बाद में करना, पहले खाना खा लो। ये देख मानवी घबरा गई और कहने लगी, नहीं दीदी, हमें खाना नहीं खा सकते, अभी हम काम में लगे हुए हैं और फिर बड़ी माँ ने अगर देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी। रिंकू कुछ कहती उससे पहले उसकी माँ की आवाज़ आई, रिंकू बाहर आ जाओ बेटा। माँ की आवाज़ सुनकर रिंकू खामोशी से प्लेट वापस लेकर आ गई, लेकिन दिल के किसी कोने में अपनी चाची और उसकी बेटी की तकलीफ छुप रही थी। लगभग 1 घंटे तक सारे मेहमानों ने खाना खाया। उसके खाने के बाद पिंकी बाहर की टेबल पर बची हुई डिश उठाने लगी तो पीछे से सुमन ने आकर उसे जोर से पकड़ लिया, जिसके कारण पिंकी के हाथ से खाना फिसल कर सुमन के कपड़ों में जा गिरा। ये देखकर 1 मिनट के लिए वहां खामोशी छा गई। मेहमानों के चेहरे चौंक गए। तभी सुमन ने साड़ी की तरफ देखा और फिर घूर कर पिंकी को, जो फौरन माफी मांगते हुए कहने लगी, दीदी मुझे माफ कर दो, पीछे से आपने हाथ लगाया तो मेरा हाथ फिसल गया था, मैं अभी साफ कर देती हूँ। लेकिन सुमन का चेहरा तो पत्थर का हो चुका था। उसने साड़ी का पल्लू झटका और फिर एक जोरदार तमाचा पिंकी के गाल पर जड़ दिया। ये देख वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो गए। तभी मानवी ने आगे बढ़कर अपनी माँ को थामा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दूर खड़ी रिंकू दौड़कर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ ये क्या किया आपने? अगर चाची से गलती हो गई तो उसने सबके सामने आपसे माफ़ी भी तो मांगी थी ना। ये सुनकर सुमन ने घूर कर अपनी बेटी की ओर देखा और बोली,
तुम तो खामोश हो जाओ, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? हर बार तुम्हें यही लगता है कि मैं गलत हूँ और ये 2 कौड़ी की औरत सही है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी इस औरत ने, और तुम्हें अभी भी इसकी फिक्र हो रही है। रिंकू कुछ कहने ही वाली थी कि मेहमानों में से एक औरत बोल उठी, अरे सुमन, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है। गलती हो गई, बेचारी से माफ़ी मांग तो रही है। तो सुमन अपने घमंड के साथ बोली, ये औरत अपनी औकात भूल गई है। कल कोई हमारे बराबर बैठने की कोशिश करेगी, मैं अभी भी यही कहती हूँ कि इसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। इस जैसे लोग नौकरानी के लिए ही पैदा हुए हैं, इज्जत देने के लिए नहीं। ये सुनकर पिंकी ने अपना सर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खामोश थी। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, चलो बेटा, हमें यहाँ से निकलना है। मानवी नजर नीचे करके बर्तन समेट रही थी तो पिंकी ने उसे रोक दिया और कहने लगी, रहने दो बेटा, छोड़ दो, अभी हम यहाँ काम नहीं करेंगे। उनके शब्दों में बगावत नहीं थी, न गुस्सा था, बस एक थकान थी जो कई सालों की खामोशी से निकली थी। रिंकू उनके पीछे जाना चाहती थी, उनका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन माँ की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। अगर तुमने उनको रोकने की कोशिश की तो तुम्हें भी उनके साथ ही जाना पड़ेगा। पिंकी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उनके घर से निकल गई और अपनी छोटी सी कोठरी में दाखिल हो गई। उनकी बेटी भी खामोश से चल रही थी। घर में दोबारा से आवाज़ उभरी, लेकिन अब वो पार्टी की नहीं बल्कि लोग बातें बना रहे थे। मेहमानों के चेहरे पर हंसी नहीं, सवाल थे। कई औरतें एक दूसरे के कान में कुछ कह रही थी। एक ने धीरे से कहा कि बेइज्जती की भी कोई हद होती है, लेकिन सुमन ने जैसे ये सब सुना ही नहीं। वो अपने कपड़ों पर लगे दाग को देख रही थी, जैसे उससे ज़्यादा नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता। कहने लगी, मेरी इतनी कीमती और सुंदर साड़ी खराब कर दी। माँ की बात सुनकर शायद आज पहली बार रिंकू को लगा कि इज्जत देने और लेने की हैसियत कपड़ों में नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार में होती है। पार्टी खत्म होने के बाद अगले दिन का माहौल पूरी तरह से खामोश था। कल जो उनके घर में मेहमानों की आवाज़ गूंज रही थी, आज वहाँ से बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। घर का सारा काम देखने के लिए सुमन ने दूसरे नौकरों को बुला लिया था, क्योंकि आज सुबह से ही पिंकी और उसकी बेटी उनके घर नहीं आई थी। सुमन हमेशा नाश्ते के बाद पिंकी और उनकी बेटी के काम में नुक्स निकालने में लग जाती थी। आज सोफे पर बहुत खामोश बैठी थी। रिंकू किचन में थी, तभी अचानक माँ की आवाज़ सुनाई दी, रिंकू बेटा, मेरा सर घूम रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो रिंकू दौड़कर जब हाल में पहुंची तो देखा कि माँ को तो नीचे पड़ी हुई है। उनकी आंखें खुली की खुली थी, लेकिन जबान जैसे कैद हो चुकी थी। रिंकू ने जल्दी से पिताजी को बुलाया और जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। तो वहाँ पहुँचते उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने 1 घंटे बाद बाहर आकर बताया कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से पैरालाइज का असर दिमाग के बाएं हिस्से में आ गया है। सुनकर रिंकू के पिता सुनील ने गर्दन झुका ली। रिंकू भी खामोश थी, पर उसकी नज़रों के सामने माँ के हाथ का थप्पड़ खाकर चाची का रोते हुए जाना घूम रहा था। आज उसे अपनी माँ को देखकर एहसास हुआ कि ये उनके जुल्म की सज़ा है। ये वही थप्पड़ की सज़ा है जो वक्त ने पलट कर जवाब दिया है। वो सोच ही रही थी कि तभी उसके पिता सुनील धीरे से कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ का पूरी तरह से सेहतमंद होना मुमकिन नहीं है, इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। तो रिंकू बोली, क्या माँ कुछ सुन सकती हैं? तो सुनील ने कहा, शायद हाँ, लेकिन बोल नहीं सकती। रिंकू ने सोचा कि क्या चाची और उनकी बेटी को माँ की इस हालत के बारे में पता होगा? क्या अब वो उनके घर काम करने के लिए आएंगी? वो माँ की ऐसी हालत के बारे में सुनकर खुश होंगी या उनके दिल में भी दुख होगा? शाम को जब रिंकू अस्पताल से घर वापस आई तो घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसकी माँ ने जिस नौकरानी को घर में काम करने के लिए बुलाया था, वो थोड़ा बहुत काम करके घर जा चुकी थी। घर की हालत चाची के न आने से बहुत ख़राब हो गई थी। मानवी की मौजूदगी घर में आदत सी हो गई थी। सुनील ने रिंकू से कहा, बेटा, अब तुम्हें ही घर संभालना पड़ेगा। तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिंकू खामोश अंदर चली गई। अगले दिन उसने मानवी को देखा, वो उनके घर के दरवाजे पर झांक रही थी। तभी उसने दरवाज़ा खोला और कहा, मानवी, चाची कैसी है? तो मानवी ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है दीदी, मगर हमने सुना है कि बड़ी माँ जी अस्पताल में है। हाँ छोटी, तुमने सही सुना है, लेकिन क्या चाची अस्पताल आ सकती हैं? शायद माँ की तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। हाँ दीदी, बिल्कुल, मेरी माँ किसी से नफरत नहीं करती, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है, मानवी ने कहा। तो रिंकू खामोश हो गई। ये उसकी वही चाची थी जिनको बार बार उसकी माँ ने नीचा दिखाया था, फिर भी आज वो उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। शाम को रिंकू अस्पताल गई। माँ वैसे ही बेहोश पड़ी हुई थी। उसने माँ को देखकर सोचा, ये वही औरत है जो दूसरों को अपनी उंगली के इशारे पर नचाया
कर दी थी। आज उनकी उंगली खुद हरकत नहीं कर पा रही। रात को जब वो अस्पताल से वापस घर आई तो आज पहली बार उसने अपनी चाची की कोठरी जैसे घर पर दस्तक दी। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो चाची के पास जाएगी और इतने दिन से उसके दिल में एक सवाल बेकरार था कि आखिर माँ को चाची से इतनी नफरत क्यों थी। आज वो उसका पता लगा कर ही रहेगी। उसने चाची के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो मानवी ने दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही उसने चाची के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, चाची, अपनी माँ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो चाची ने उसके हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, तुम क्यों माफ़ी मांगती हो, तुम्हारा क्या कसूर है? तो रिंकू बोली, मेरी परवरिश मेरी माँ के हाथों हुई है चाची, आप पर होते जुल्म मैं कभी रोक नहीं पाई, बस महसूस किया। लेकिन चाची, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ आपसे इतनी नफरत क्यों करती थी? तो चाची ने कहा कि कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, बस तुम्हारे चाचा ने अपनी पसंद से मुझसे शादी कर ली थी। तुम्हारी दादी को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ मुझसे नाराज़ थी। तुम्हारी माँ के अरमान कुछ और थे। वो अपने देवर यानी कि तुम्हारे चाचा जी के साथ अपनी छोटी बहन की शादी करवाना चाहती थी। जब उन्हें पता चला कि हम शादी कर चुके हैं तो बस तब से उनके दिल में मेरे लिए नफरत जाग गई। शादी के कुछ साल तो बहुत अच्छे गुजरे। तुम्हारे चाचा बहुत अच्छे इंसान थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ नई ज़िंदगी शुरू कर दी थी, लेकिन जब एक हादसे में उनकी मौत हो गई तो फिर तो मेरी ज़िंदगी ही उजड़ गई। तुम्हारे पिता ने तो मुझे स्वीकार करते हुए कहा था कि ये घर तुम्हारा भी है, तुम यहाँ रह सकती हो। शुरू में मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ के दिल में तो पुरानी नफरत छिपी हुई थी। उन्होंने मुझसे बदला लेना शुरू कर दिया और फिर भी चाची आप उसी घर में रहती रहीं। रिंकू ने कहा तो चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरा बेटा मायके वाले सब मुझसे नाराज़ थे, मुझे कोई माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। और जब मेरा पति चला गया तो मेरे पास कुछ बाकी नहीं रह गया था। मेरे माता पिता तो कई सालों पहले गुजर गए थे। भैया भाभी ने मुझे घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ रहना मेरे लिए बहुत बेइज्जती थी, मगर बेटी की हिफाजत के लिए मैं चुप हो गई ताकि मेरी बच्ची को छत मिली रहे। बस अपनी बच्ची की खातिर मैंने ये सब किया। तुम्हारी माँ का हर जुर्म खामोशी से बर्दाश्त करती रही। तभी रिंकू ने कहा, चाची, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मैं जानती थी कि भगवान एक ना एक दिन इसका बदला जरूर लेगा, और देखो वही हुआ। अम्मा बोल भी नहीं सकती हैं, लेकिन शायद अंदर से सब कुछ सुन रही हूँ। वो माफ़ी मांगना चाहती हैं। तो चाची ने कहा, मैं महसूस कर सकती हूँ बेटा, तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारी माँ को दिल से माफ़ कर चुकी हूँ। उनके लिए प्रार्थना भी कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाए। चाची, आप जैसी माँ शायद ही कोई हो। आपने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन चाची, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ को माफ़ करने के लिए और उनको देखने के लिए अस्पताल जाओगे ना? अच्छा बेटा, ठीक है, ज़रूर जाऊंगी, लेकिन उस नियत से नहीं कि उससे कुछ सुनूं या उन पर कोई इल्ज़ाम रखूं। बस उनकी आंखों में झांक कर उन्हें एहसास दिला दूंगी कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। अगले दिन रिंकू अपनी चाची के साथ अस्पताल गई। उसकी माँ बिस्तर पर खामोश लेटी हुई थी। वो कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन बात सुन सकती थी। चाची दरवाजे पर रुकी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने माँ की तरफ देखा, उनके कदमों के पास जाकर रुक गई। कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, भाभी, मैं जानती हूँ तुम सुन रही हो, तुम्हारी खामोशी भी आज सब कुछ कह रही है। मैंने आपको माफ़ कर दिया है। वो सारी बातें, वो सारे ताने जो आपने हमेशा मुझे दिए, जो आप कहना चाहती हो, वो मैं सुन चुकी हूँ। आपकी माफ़ी मैंने कबूल कर ली है। ये सुन अचानक रिंकू की माँ सुमन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उनकी आंखों से गिरते आंसू इस बात का सबूत दे रहे थे कि वो सुन रही थी। अब उनके कमरे में एक सुकून था। चाची भी अपने घर वापस आ गए। शाम को जब रिंकू के पिता जी आए तो उन्होंने कहा, बेटा, मैंने एक फ़ैसला लिया है ताकि तुम्हारी माँ की परेशानी और कम हो जाए। जिस घर में हम रहते हैं वो घर सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा जी का भी है। कानूनी तौर पर मेरे पिताजी ने ये घर हम दोनों भाइयों के नाम किया था। मेरा छोटा भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसकी पत्नी और उसकी बेटी तो है। तुम्हारी माँ चाहती थी कि वो इस पूरे घर की हकदार बनी रहे, तभी तो छोटी सी कोठरी उन माँ बेटी को रहने के लिए दी थी और खुद पूरे घर पर कब्जा करके रहने लगी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से इस घर में 2 हिस्से कर देता हूँ, एक हमारा और एक तुम्हारी चाची का, जो कि तुम्हारी चाची को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। वो बहुत परेशान है। तुम्हारी माँ चालाकी दिखाना चाहती थी, पूरे घर पर अपना कब्जा करना चाहती थी, तभी तो उसे अपनी दौरानी को हमेशा अपने जूते की नोक पर रखा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हम पर और परेशानियों का पहाड़ ना टूटे, तुम्हारी माँ को और तकलीफ ना सहनी पड़े। इसीलिए कल वकील को बुलाकर मैं घर का आधा हिस्सा तुम्हारी चाची के हवाले कर दूंगा। अपने पिता के मुंह से सुनकर रिंकू भी आज खुशी से पूरी नहीं समा रही थी। अगले दिन रिंकू के पिता ने उसकी चाची को बुलाकर कहा कि अब इस घर के आधे हिस्से में तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का हक होगा। सुनकर पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। तभी पास खड़ी मालवी ने कहा,
माँ अब क्या हम इसी घर में रहेंगे? तो पिंकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ। मैं सिर हिला दिया। अब वो दोनों माँ बेटी अपने घर में नौकरानी बनकर नहीं बल्कि एक परिवार का सदस्य बनकर रहने लगी थी। धीरे धीरे रिंकू की माँ सुमन की तबीयत में सुधार होने लगा था, लेकिन अब वो बिस्तर से कभी नहीं उठ सकती थी, क्योंकि जुल्म करने वाले शायद दुनिया से तो बच सकते हैं लेकिन ईश्वर के न्याय से नहीं। इसलिए सुमन भी आज बिस्तर पर लेटी अपने किए की सजा भुगत रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।